नमस्कार, मैं हूं एमएस राजपूत और आप देख रहे हैं सक्सेस प्लस। मित्रों, आप सभी का सक्सेस प्लस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और साथ में वंदन अभिनंदन मां सरस्वती जो विद्या की देवी हैं। तो चलिए इस नोटिफिकेशन की भी शुरुआत हम सरस्वती वंदना के साथ करें, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं कि आप सभी शिक्षक ही हैं और आपके अंदर एक राष्ट्र निर्माण की कला पनप रही है, उभर रही है। और मैं समझता हूं कि सभी शिक्षकों को मां सरस्वती के पूर्ण आशीर्वाद के साथ इस नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल्स सुननी चाहिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें। मैं एक बार फिर से जितने भी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथी देख रहे हों, शिक्षक देख रहे हों, भाई देख रहे हों, उन सभी का अभिनंदन करता हूं। तो चलिए सरस्वती वंदना के साथ हम नोटिफिकेशन की शुरुआत करेंगे। सरस्वती महाभाग्ये विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। माँ शारदा की कृपा आप सभी विद्यार्थियों पे बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज क्लास की शुरुआत में आज आपकी क्लास लगने वाली है नोटिफिकेशन की। जी हाँ, नोटिफिकेशन भी एक तरह से कह सकते हैं कि आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, जिस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके ही आप सटीक तरीके से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए, हालांकि आप सभी पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, सभी इंटेलेक्चुअल कैटेगरी से आते हैं, तो नोटिफिकेशन पढ़ना सभी को आता होगा, लेकिन फिर भी कुछ भ्रांतियां होती है, कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं जो इधर उधर के चैनलों में देख करके बच्चे गलत फॉर्म फिल कर बैठते हैं। तो उन मिसकंसेप्शन को आज मैं दूर कर दूंगा। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि DSSB, हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे ज्ञानी बैठे हों, बहुत सारे लोग ऐसे भी हों जो पहली बार देख रहे हों, या बहुत सारे ऐसे लोग हों जो अभी BEd परसुइंग हो या DLEd JVT परसुइंग हो। बहुत बच्चों को पता भी नहीं होता ये DSSB है क्या। तो सबसे पहले तो DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक ऐसा रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो दिल्ली में यहाँ के सरकारी विद्यालयों के शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को करवाता है। और DSSB एक ऐसा रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो समय समय पर क्वालिटी ऑफ एजुकेटर, क्वालिटी ऑफ टीचर का चयन करता है। लेकिन DSSB ने जो मानदंड रखा है, उन मानदंडों की चर्चा भी आज हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के नोटिफिकेशन के बारे में। तो मैं एक बार फिर से आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे और सारी इंफॉर्मेशन लेकर के जाएंगे, ताकि आपसे वो भूल ना हो सके जो दूसरे बच्चे कर बैठते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले बच्चों मैं ये बताना चाहूंगा कि बच्चों में सबसे पहले जानने की होड़ ये लगी होती है एप्लीकेशन स्टार्ट कब हो रहा है और एंडिंग डेट क्या है एप्लीकेशन की। तो इसके लिए आप देखें, सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो ओपनिंग डेट ऑफ जो एप्लीकेशन है, यहां आप देख पा रहे होंगे हमारे साथ, ये देखिए, यह है 25 मई 2021, यानी जो 25 तारीख है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। 25 मई से आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। जब 25 मई से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा तो 25 मई को, मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है कि 25 मई को ना भर के 26 से स्टार्ट कर सकते हैं या 27 से। होता क्या है कि स्टार्टिंग में कुछ गलतियां दूसरे बच्चे करके आपको कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं कि देखो मेरे से तो ये गलती हो गई, तुम ये गलती मत करना। तो एक दिन रुक करके या 2 दिन रुक करके, या फिर बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो गुड डे का इंतजार करते हैं कि सर मेरा ये दिन बहुत अच्छा है, तो अगर उस हिसाब से भी आप चयन करना चाहें तो वो अपनी अपनी आस्था और विश्वास की बात है। तो 26-27 से स्टार्ट कर सकते हैं। कभी भी फॉर्म आप भरना, एक चीज देखना कि कभी भी स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट वो दोनों न चुन करके मिडिल डेट चुनना चाहिए। बीच का कोई भी 4-5 दिन आप ले लीजिए, उसमें आप फॉर्म फिल कर लीजिए, लेकिन बिल्कुल एंड में मत जाना, क्योंकि कई बार क्या होता है DSSB की साइट जो है वह चलती नहीं है, बहुत ज्यादा हैंग होने लगती है। और जो क्लोजिंग डेट है वो भी मैं आपको बता दूं,
24/6/2021 यानी 24 जून 2021 इसका लास्ट डेट है। तो यहां पर दो चीजें तो क्लियर हो गई आपको कि 25 तारीख से 25 मई से फॉर्म फिल हो रहा है और लास्ट डेट क्या है इसकी, तो 24 जून इसकी लास्ट डेट है। क्लियर? दो महत्वपूर्ण बात जो कि इस फॉर्म में है ना, स्टार्ट कब हो रहा है और एंड कब हो रहा है। चलिए अब यहां पर कुछ बात और करेंगे। चलिए अब यहां पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे फिर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। वह महत्वपूर्ण बिंदु है वैकेंसी के बारे में कि वैकेंसी आई कितनी है। ठीक है, तो चलिए कुछ आंकड़े यहां पर जो टोटल वैकेंसी आपकी है अगर हम देखें तो वो 7,171 7,171 टोटल टीचिंग की वैकेंसी है। ठीक है, टीचिंग की वैकेंसी के बारे में ही हमसे डिस्कस करेंगे। वैकेंसियां टोटल मिसलेनियस है, इसमें नॉन टीचिंग का भी है और टीचिंग का भी है। क्लियर है? तो टोटल वैकेंसी कितना है 71, देखो मैं यहां लिख देता हूं 7117 ये टोटल है। क्लियर है? या तो टोटल लगभग पोस्ट हैं हमारे टीचिंग में जो बच्चे टीचिंग से रिलेटेड हैं, है ना, नॉट 7171। क्लियर? तो यहां पर देखना बच्चों जो 7171 है ये टोटल किसका है, यहां पर टोटल ये वैकेंसी अगर बोलेंगे तो टीजीटी का है, पीआरटी का है जिसको प्राइमरी टीचर आप कहते हो, और नर्सरी टीचर का है, नर्सरी टीचर का। क्लियर है? चलिए तो यहां पर यह बात तो समझ में आ गई पूरी तरह से। अब यहां पर बात करेंगे कि भाई टीजीटी में भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं लेकिन जो मुख्य रूप से सब्जेक्ट्स आए हैं वो नेचुरल साइंस की वैकेंसी यहां पर है। ठीक है, हिंदी की वैकेंसी है, टीजीटी हिंदी की वैकेंसी है, टीजीटी मैथमेटिक्स की वैकेंसी है और टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसी है। टीजीटी बंगाली की जो वैकेंसी है लैंग्वेज की वह सिर्फ मेल के लिए है, बाद बाकी टीजीटी नेचुरल साइंस, टीजीटी मैथमेटिक्स और टीजीटी सोशल साइंस और टीजीटी हिंदी मेल और फीमेल दोनों वर्ग की वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से कुछ चर्चा हमने यहां भी कर लिया है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई नोटिफिकेशन की मेन चीजें क्या है जो हाईलाइट हम कर रहे हैं। तो टोटल वैकेंसी की संख्या कितनी है, अब सिंपल अगर देखें तो 7171 ये याद रखना है, 71 लगभग, है ना, बाद बाकी आपका जो पोस्ट है आप उसी में इंटरेस्ट लोगे, है ना। क्लियर है बात? और यहां पे भी सारी डिटेल आपको दी गई है। सबसे पहले तो मैं टीजीटी की बात करूंगा। तो टीजीटी के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो क्या होती है, इन बिंदुओं पे भी चर्चा आवश्यक है क्योंकि यहां पर भी बच्चों में बड़े मिसकंसेप्शन है। टीजीटी के लिए सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो डीएसएसबी के अकॉर्डिंग टू DSSB नोटिफिकेशन यहां पर सिंपल है, एक तो आप बैचलर ऑफ आर्ट्स हो या बीकॉम या बीएससी या बीटेक किसी भी सब्जेक्ट से हो। अब यहां पे इसके बाद जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद आप करते क्या है, ग्रेजुएशन के बाद आप करते हैं बीएड, है ना। अब यहां पर बीएड इसके साथ बीएड की कॉम्बिनेशन होनी ही चाहिए तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आपको एक बात और बता दूं कि बीएड के साथ एक चीज और आपको यहां पर ऐड करना होगा जो बखूबी आप जानते हैं, क्योंकि आप सभी टीचर हैं। तो यहां पर सीटेट का यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आपका क्वालिफाई होना चाहिए। क्लियर है? यानी सीटेट यहां पर आपका कौन सा होगा, चूंकि मैं बात कर रहा हूं टीजीटी का, तो टीजीटी के लिए क्या चाहिए, टीजीटी के लिए चाहिए यहां पर सीटेट का पेपर सेकंड। बहुत मोटे तौर पे साफ सुथरी बात कही जा रही है, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि भाई टीजीटी के लिए आप ग्रेजुएट हो, बीएड हो, और परसेंटेज तो सभी को पता है भाई 50% से नीचे रहेगा तो आप इसे भर ही नहीं सकते, है ना। क्लियर है? जनरल कैटेगरी 50% तो चाहिए और रिजर्वेशन वाले में 5% का रिलैक्सेशन।
चलिए, पेपर सेकंड क्वालिफाई तो होना ही चाहिए। साथ में यही समझो यहां पर एक बहुत बड़ी बात है कि सीटेट में जो जनरल कैटेगरी होते हैं उसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है 90। 90 यानी कितना में 90? आउट ऑफ 150। अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो कितना होगा? 60%। क्लियर है? यानी 60% होना ही चाहिए। अब अगर कैटेगरी की बात करें तो SC, ST और OBC, इसके लिए जो मार्क है यहां पर वो 82 और प्लस। अगर आपका 82 अंक भी है या 82 प्लस है तो आप सीटेट क्वालिफाई माने जाएंगे। तो मुख्य तौर पर यह 3 चीज आपको चाहिए टीजीटी की वैकेंसी को फिल करने के लिए। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा मोटे तौर पे कि भाई यही चीजें हैं। क्लियर है? अब हम डिस्कस करेंगे डीएलएड के लिए, है ना, पीआरटी के लिए। प्राइमरी टीचर के लिए आप हमेशा याद रखना कि पहले तो ये कोड आप हमेशा याद रखना कि हमेशा पीआर से प्राइमरी, टी से टीचर, ये होता है। क्लियर है? पीआरटी कहते हैं इन शॉर्ट। हालांकि आप सभी को यह पता होगा पीआरटी के लिए जो क्राइटेरिया होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हमेशा याद रखना कि 12th जो है विथ 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, 50% चाहिए। रिजर्वेशन का आपको पता ही है, रिलैक्सेशन मिलता ही मिलता है। और यहां पर कहीं ना कहीं इसके साथ आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, है ना, जैसे आपने सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं कि हरियाणा का स्टूडेंट है तो हरियाणा बोर्ड ऑफ एजुकेशन हो गया, है ना, या फिर बेसिकली SCERT, दोनों से एप्लीकेशन होना चाहिए। यानी यहां पर नाम देखिएगा, नाम किसी भी स्टेट के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो घबराना नहीं है बेटा, ये नोटिफिकेशन सभी के लिए है। आप कहीं भी पूरे भारत के बच्चे इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं क्योंकि यह स्टेट नहीं यूनियन टेरिटरी है। क्लियर है? तो मोस्ट वेलकम है, सभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब देखो यह नाम क्या क्या है, दिल्ली वाले बच्चे इसे डाइट कहते हैं, उसी प्रकार इसका नाम आपने कई जगहों पर जेबीटी भी सुना होगा, कई जगह नाम इसका ETT भी है, ये भी देखना, कंफ्यूज मत करना। कई जगह नाम इसका BTC भी है और कई जगह इसका नाम आपका DED भी है। क्या? D.ED, DED। और DED के बाद आप देखोगे इसका जो मेन ऑथेंटिक कीवर्ड है वो है DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो 12th के बाद जो बच्चे यह करते हैं, हाँ, BTC यूपी में कहा जाता है, वो सारे नाम अलग अलग हैं, बस आपके पास होना चाहिए। ठीक है? यहां पर बेसिकली आपको ये देख लेना है कि इनमें से कोई भी कोर्स आपने कर रखा हो, है ना, स्टेट चेंज होता है, नाम चेंज हो जाता है, और साथ में एफिलिएशन जो होता है इसका ये देख लेना जरूर। मैं आपको बताना चाहूंगा NCTE और SCERT। क्लियर है? DLED और BEd। BEd आप ये जरूर रखना कि आपका BEd जिस भी संस्थान से, जिस भी कॉलेज से, जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, वह UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्लस NCT, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से एफिलिएशन जरूर लिया हुआ हो। और DLED अगर कर रहे हैं तो आप अदर स्टेट की बात करें तो NCT से अप्रूव्ड हो या फिर SCERT, स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग से एफिलिएशन हो ही हो, तभी वह मान्यता प्राप्त माना जाएगा। ठीक है? पहले NCT और SCERT के दायरे से बाहर था J&K। क्लियर है? क्योंकि आर्टिकल 370 आपको सबको पता है, अब तो समाप्त हो गया है, तो अब हो सकता है कि उन्हें भी शामिल किया जाए। तो चलिए अब यहां पर ध्यान अगर दें तो NCTE और SCERT से मान्यता प्राप्त जो भी संस्थान होंगे वहां से आप 12th विथ डाइट, JBT, ETT, BTC, DED और DLED जो भी आपने कर रखा हो, और इसके साथ सीटेट का पेपर फर्स्ट, याद रखना, पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूं, पेपर फर्स्ट जरूर होना चाहिए। क्लियर? पेपर फर्स्ट यहां पर वही बात है, आपको पहले भी बताया था मैंने, जनरल कैटेगरी 90 नंबर चाहिए। 90 नंबर कितने में? 150 में, यानी 60% होगा तो ही वह कंसीडर होगा, तो ही वह क्वालिफाई होगा। और अगर आप SC, ST या OBC से हैं तो 82 या 82 प्लस इतना होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, PRT के फॉर्म को। यहां बात क्लियर हो गई? चलिए, तो यहां पर इन चीजों को देखने के साथ अब एक चीज यहां पर और पॉइंट आता है। क्या पॉइंट आता है यहां पे? कि NCT, SCERT से 12th तो कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब क्या
बीएड वाले भी पीआरटी में आएंगे? यह भी बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि कई बीएड वाले ने क्या किया है कि सर मैं तो सीटेट का पेपर भी फर्स्ट पेपर दूंगी और मैं प्राइमरी टीचर में भी फेल कर दूंगी, क्योंकि ऐसा हो। लेकिन इस बार आप ये मान के चलें कि आप अगर बीएड हैं और आप ये चाहते हैं कि प्राइमरी टीचर या आप नर्सरी टीचर भर पाएंगे, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। आप नहीं भर सकते। आप अगर फॉर्म हो सकता है आपका एक्सेप्ट भी हो जाए तो बाद में रिजेक्शन में चले जाओगे, ये याद रखना। इसलिए क्लियर कट बात, अगर आप बीएड हैं और आपका टीजीटी में कोई सब्जेक्ट बन रहा है बेटा, तो आप उस पर फोकस करें, तैयारी करें, सिलेक्शन लें, कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन आपने अगर अपना दिमाग लगा दिया बिना नोटिफिकेशन को पढ़े, बिना चीजों को जाने, तो वह कभी भी इधर वैलिड नहीं होगा। तो सबसे अच्छी बात है कि जो प्राइमरी टीचर बनने जा रहे हैं या जो असिस्टेंट टीचर, यानी आप नर्सरी टीचर बनने जा रहे हैं, दोनों असिस्टेंट टीचर में ही आएगा, चाहे वो आपका प्राइमरी टीचर हो चाहे वो नर्सरी टीचर हो, दोनों को असिस्टेंट टीचर ही कहते हैं। ठीक है, तो यह भी क्लियर रखना। तो दोनों के लिए 12th विथ 50% मार्क्स, डाइट, जेबीटी, ईटीटी, बीटीसी, डीएड, डीएलएड आपने किसी भी स्टेट से कर रखा हो, वह एससीईआरटी, एनसीटी के नॉर्म्स को फॉलो करता हो, तो वह वैलिड है। यहां पर आप इत्मीनान से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जिस मुद्दे पे बात करेंगे वह सबसे बड़ा मुद्दा है और सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण कहते हैं एज फैक्टर, क्योंकि एज फैक्टर के लिए सब रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि डीएसएसबी की अगर बात करें तो उसकी वैकेंसी आपने देखा होगा कि लंबे समय के अंतराल के बाद आता है, और लगभग अगर आपने एक वैकेंसी की चूक कर दी और आपकी तैयारी नहीं हुई और दूसरी वैकेंसी भी निकल गया, तो लगभग आप तीसरी वैकेंसी में ओवर एज अपने आप को मान ही लें। और ऐसा हुआ है और ऐसा होता है। क्लियर है? तो एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जो समय अभी आपको मिला है ना, वो समय आपको नहीं गंवाना है। बोलते ना भाई, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से ये पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। यानी आपको मेहनत इतना कर लेना है कि आपकी एक सीट तो पक्की। क्लियर है? चलिए अब यहां पर हम बात करेंगे एज की। तो अब एज की अगर बात करें बच्चों, तो एज को जरा देख लेते हैं। हमने जैसा कि आपको बताया कि टीजीटी और यहां पर पीआरटी, और पीआरटी के साथ यहीं पर नर्सरी टीचर का भी निकला है। अच्छा, एक चीज शायद मैं आपको ये बता दूं, शायद मुझे लगता है कि स्किप हो गया है, वो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के लिए ना, आप अपनी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के लिए आपको एक चीज याद रखना है कि एनटीटी, देखिए एनटीटी 1 वर्ष वाला वैलिड नहीं है। यहां पे याद रखना, एनटीटी अगर आपने कहीं से 1 ईयर का कर रखा है तो यह वैलिड नहीं है। एनटीटी 2 वर्ष वाला ही वैलिड है, 2 वर्ष वाला ही वैलिड है। यानी यहां पर, या फिर आपने देखा होगा अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, ईसीसी, दिल्ली में बहुत सारे मान्यता प्राप्त संस्थान जो है मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के तहत चलते हैं, वह ईसीसी यानी अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन भी वैलिड है। क्लियर है? तो ईसीसी या फिर एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग 2 वर्षीय अगर आपके पास है, तो आप नर्सरी टीचर बनने के, और सीटेट का जो पेपर फर्स्ट है वो कंसीडर तो होगा ही होगा। तो यहां तक मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एज की बात कर रहे थे, लेकिन देखो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो छूटनी नहीं चाहिए, इसलिए इस इन्फॉर्मेशन को भी मैंने यहां पर डाल दिया है। बच्चों, अगर आपको लग रहा है कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप प्राप्त कर रहे हैं, आपको ये वीडियो सार्थक लग रहा है, तो जरूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब एज के बारे में हम जानते हैं। इसको हम बीच में लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा। एज, टीजीटी जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है, जिसके लिए मैंने मोटे तौर पे आपको बीएड प्लस बीए लिखने की बजाय अगर हम ग्रेजुएशन लिख दें तो ज्यादा बेटर होगा। ग्रेजुएशन प्लस सीटीईटी का पेपर सेकेंड, ये मोटे तौर पे यही है। ये बात समझ में आ गई? अब इसी में अगर हम एज को जोड़ दें टीजीटी का, तो बेटा इसका एज जो होता है वह, यहां भी हम कुछ चीजों को देखना चाहेंगे। ये जो जनरल कैटेगरी है ना,
इसके लिए जो एज है वो 32 वर्ष है, कितना 32 ईयर्स। अब कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद यहां पर अगर हम देखें तो SC ST इसके लिए यहां पे यहां देखो +5 कर दो, और OBC के लिए +3 कर दो। ठीक है, ये एज क्राइटेरिया और ये फिक्स है। अगर इसको कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, 32 और 5 कितना हो गया SC ST के लिए 33। या और अगर अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC का है सर्टिफिकेशन आपके पास तो +3, यानी 32 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 35, यानी 35 वर्ष तक आप भर सकते हैं TGT। और क्लियर है, समझ में आ रहा है बच्चों? तो एज क्राइटेरिया की बात यहां पर हमने कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा चीज हम यहां जानेंगे, चूंकि यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटी, इसके लिए भी एज रिलैक्सेशन है, कुछ एज रिलैक्सेशन दी गई है। तो PWD अगर है कोई तो इसके लिए 10 ईयर का आप याद रखना कि 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, छूट है। दूसरा, अगर आप PWD प्लस SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको जो यह छूट दी गई है यह 5 साल अतिरिक्त दी गई है, यानी 15 साल दी गई है, 15 ईयर्स। ओके। और अगर आप PWD हैं प्लस OBC कैटेगरी से हैं तो यह एज क्राइटेरिया 13 साल की छूट, यानी कुल मिलाकर के बात वही हो गई। 10 वर्ष बेसिक ही है, 10 वर्ष दिया गया है, इसमें 5 साल इसे मिल गया और 3 साल वहां भी वही थी। 32 और 5 दिया SC ST के लिए और 3 दिया OBC के लिए। वही यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी है ना, उसमें 10 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 15 साल हो जाएगा, 5 साल जुड़ जाएगा, और अगर आप OBC से हैं तो 3 साल यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? तो चलिए अब हम बात करेंगे प्राइमरी के एज क्राइटेरिया की, है ना, कि क्या एज रिलैक्सेशन रहने वाला है, जनरल कैटेगरी की क्या एज होगी, OBC की क्या एज रहेगी, SC ST का क्या एज होगा। चलिए तो जानते हैं एज के बारे में। तो देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया था TGT के बारे में, हमने सब कुछ क्लियर कर लिया है। अब चलते हैं PRT के बारे में। तो PRT के लिए मैं आपको बताऊं कि PRT की जो एज क्राइटेरिया होगी वह जो जनरल कैटेगरी है, ध्यान से देना, जो जनरल जो सामान्य वर्ग से आते हैं, जो सामान्य वर्ग से आएंगे, उन सामान्य वर्ग के लिए प्राथमिक शिक्षक की एज जो है वो 30 ईयर्स निर्धारित की गई है, यानी 30 साल। तो इससे ज्यादा अगर एज आपकी हो गई है तो आप प्राइमरी के फॉर्म को नहीं फिल कर सकेंगे। चलिए अब यहां पर बात करें दूसरे कैटेगरी की, OBC की, तो आपको पता ही है कि OBC में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है +3। तो अगर +3 की बात करें तो यहां पर अगर हम देखें तो 30 + 3 = 33 वर्ष मिलने वाला है ऐसे कैंडिडेट, ऐसे बच्चे जो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर हम SC और ST की बात करें तो इन्हें +5 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो जो जनरल की 30 जो एज है +5 = 35, यानी 35 वर्ष किसके लिए है, यह 35 वर्ष है बच्चों, किसके लिए, SC ST के लिए। ठीक है, अब यहां पर बात करें PWD की, है ना, प्राइमरी में PWD की बात करें तो PWD के लिए यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटी की बात करें तो 10 वर्ष तो है ही, सबको पता है कि इनको 10 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और 10 वर्ष में ही आप अगर देखें कि अगर कैंडिडेट SC ST है तो यहाँ पे SC ST के लिए कितना रिलैक्सेशन है, 5 साल का। तो यहाँ 10 वर्ष ये और 5 वर्ष ये, तो कितना हो गया, 15 वर्ष के लिए किसका हो गया, ये 15 वर्ष के लिए किसका हो गया, यानी PWD और SC ST कैटेगरी के लिए। यानी ऐसे कैंडिडेट जो SC ST कैटेगरी से हैं और PWD हैं उनको 15 वर्ष का रिलैक्सेशन, और ऐसे कैंडिडेट जो PWD प्लस OBC इनके लिए 13 वर्ष का एज निर्धारित किया गया है। क्लियर है? अब देखिए, अब बात हम करेंगे, एज की बात हमने कर ली, प्राइमरी के लिए सब कुछ समझ में आ गया कि 30 वर्ष जनरल के लिए,
3 साल रिलैक्सेशन उसके ऊपर मिलता है ओबीसी को, और 5 साल मिलता है एससी और एसटी को। पीडब्ल्यूडी को 10 साल, है ना, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और पीडब्ल्यूडी से हैं तो 10 वर्ष आपको मिलेगा, और उसके बाद अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और पीडब्ल्यूडी हैं तो 13 वर्ष मिलेगा, और पीडब्ल्यूडी हैं और एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 15 साल मिलेगा। क्लियर बात हो गई। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में पहले आपने देखा होगा कि जिस सब्जेक्ट को आप भर रहे हैं, जैसे टीजीटी हिंदी है तो वह विषय आपका 3 वर्ष पढ़ा होना मांगता था पहले, लेकिन अब क्या कर दिया है इस बार से कि मिनिमम जो 3 वर्ष की रिक्वायरमेंट है उसको कम करके 2 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, सपोज कीजिए जैसे हिंदी है आपका और टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन में कम से कम 2 वर्ष हिंदी कम से कम आपका पढ़ा होना चाहिए, तो आप उस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डीएसएसबी की पूरी नोटिफिकेशन की जो डिटेल्ड और इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैंने आपको दे दिया है, और मैं आपसे एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे जो चैनल्स में एक कांटेक्ट नंबर है उस कांटेक्ट नंबर पर संपर्क करके और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या कोर्स परचेज कर सकते हैं। मैं एमएस राजपूत आपसे विदा लेते हुए सक्सेस प्लस के इस चैनल से अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।